नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बुलेटिन में लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, वो देंगे आपको। तो लखनऊ के चिन्हट में सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। किसान पथ पर दो कारों में जबरदस्त टक्कर हुई और इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि दो लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, थम नहीं रहे और दो लोगों की इस वक्त मौत की सूचना मिल रही है, जबकि 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। किसान पथ पर दो कारों में जबरदस्त टक्कर हुई, घायलों में 2 महिला समेत 5 लोग बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ के चिन्हट में बड़ा हादसा, ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा पर आप आपको दे रहे हैं। सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सड़क हादसों के पीछे नशा भी एक कारण होता है, तेज रफ्तार एक कारण होता है, सड़कों में गड्ढे होना, अच्छी सड़कें ना होना, बहुत सारे कारण होते हैं। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, सबसे पहले तो मृतकों और घायलों की संख्या और क्या उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है नहीं, और हादसे के कारण क्या रहे? देखिए, ये हादसा 2 कारों के बीच में, होंडा सिटी गाड़ी और टाटा सुमो के बीच में हुआ था। ये हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक परिवार जो सोनोली बॉर्डर से हरियाणा जा रहा था, उसमें 3 महिला समेत कुल 5 लोग घायल हुए थे। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जिंदगी पर खतरे की बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन और अगर इस हादसे के कारण की बात करें तो देर रात जो बारिश हुई, उसके बाद जो स्थानीय लखनऊ के चिन्हट इलाके के रहने वाले जो 2 लड़के कार सवार थे होंडा सिटी गाड़ी में, वो अनियंत्रित होकर के वो टाटा सुमो गाड़ी से टकरा गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बारिश यहाँ पर हादसे का कारण रही। ऐसे में एबीपी गंगा यही आपसे अपील करेगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, सड़कों पर पानी होता है, फिसलन बढ़ जाती है। सावधानी से और रफ्तार तेज न करके चलाएं, क्योंकि ज्यादा रफ्तार हादसों को ऐसे वक्त में निमंत्रण देती है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी विधायक की दबंगई देखने को मिली और विधानसभा के गेट पर बीजेपी विधायक सुरक्षा कर्मियों से भिड़े। विधानसभा के गेट पर सुरक्षा कर्मी से विधायक भिड़े। बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह पर मारपीट का आरोप लगा। विधानसभा के गेट खोलने को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट तक मामला जा पहुंचा। अब विधायक साहब सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। विधायक साहब को गुस्सा आ गया। लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की है सुरक्षा कर्मी के साथ, उन सुरक्षा कर्मियों के साथ जो विधानसभा की सुरक्षा का जिम्मा अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। विधानसभा के गेट पर ये सुरक्षा कर्मी तैनात, उसकी सुरक्षा में हर पल खड़े रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ बीजेपी के विधायक भिड़ गए। क्या विवाद हुआ था? हालांकि ये बताया जा रहा है कि गेट खोलने को लेकर विवाद हुआ था। सुरक्षा कर्मी ने गेट क्यों नहीं खोला, क्यों भीतर जाना चाह रहे थे, ये सारी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है, बीजेपी विधायक ने मारपीट की है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के साथ नई अयोध्या की आधारशिला भी रखी जाएगी। अब राम नगरी को भी काशी के क्योटो की तर्ज पर बदलने की तैयारी है। अयोध्या की एक तरफ जहां बात करें तो ये अयोध्या आधुनिक होगी, वहीं अयोध्या की पौराणिकता को बचाए रखना भी जरूरी है, इसलिए उसकी पौराणिकता को भी बचाया जाएगा। जैसे पुराणों के त्रेता युग की झलक भी यहां पर देखने को मिली। और जानकारी के मुताबिक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आला अधिकारियों ने इसकी प्लानिंग राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के साथ साझा की है। इसके तहत करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास की परियोजनाएं बनाई जाएंगी। अयोध्या के उत्तर पूर्व कोने पर विकसित करने की इसको तैयारियां हैं, इस योजना है। उत्तर पूर्व में सरयू के कछार से जुड़े हुए भूभाग पर इस टाउनशिप को डेवलप किए जाने की योजना है।
तो अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां हैं। 5 तारीख को भूमि पूजन किया जाना और उससे पहले ये प्लान है। अयोध्या कैसे बहुत सुंदर हो, बहुत विकसित हो, इसकी रूपरेखा बहुत पहले से ही बन रही है। तमाम प्रकार की योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं जो मूर्त रूप लेने वाली हैं। उसका शिलान्यास होने वाला है। उसी के क्रम में अयोध्या में अब दुनिया भर से, देश भर से लोग आएंगे। तो एक आवासीय योजना का भी प्रस्ताव पहले नव अयोध्या का 200 एकड़ में था। अब उसको विस्तार से 400 हेक्टेयर में करने की ऐसी योजना है। तो अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री के मन में है और वो अपनी बातें, जो उनकी सोच है, वो अधिकारियों के साथ उन्होंने साझा की है और अब उनकी कोशिश ये है कि अयोध्या बदल जाए। क्या कुछ काम चल रहा है धरातल पर, क्या क्या योजनाएं हैं जो अयोध्या को नई और विकसित अयोध्या बनाएगी, पौराणिक इतिहासों के साथ, उन साक्ष्यों के साथ, ये जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। ऋषि, बताइए वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कायाकल्प कर देगी अयोध्या की और उसको नई अयोध्या बना देगी पुराने फ्लेवर के साथ। जी, आपको बता दें कि अयोध्या को विकसित करने के लिए सीएम योगी की प्राथमिकताओं में था ये अयोध्या। जब से राम मंदिर का फैसला आया तब से तो अयोध्या को और त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए उन्होंने पूरा जिम्मा ले रखा है। अयोध्या का चौड़ीकरण को लेकर के नगर पालिका, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी की बैठक हुई और इसमें चौड़ीकरण को लेकर के जो राम मंदिर के जो रास्ता है वहां जाने का, उसको भी चौड़ीकरण किया जाएगा और जो मंदिर जो पुराने जीर्णोद्धार पड़े हैं उनकी भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। और अयोध्या के नदियों की बात करें तो नदियों को और भी विकसित कराने की बात चल रही है, क्योंकि जब से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है तब से सीएम योगी की प्राथमिकताओं में अयोध्या नगरी है। जी ऋषि, अब सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो जब वो पहुंचेंगे तो उनको कैसे दिखने वाली अयोध्या, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, वहां पर क्या खास साजो सज्जा, क्या क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले? पीएम के आगमन से पहले जो जन्मभूमि के रास्ते हैं उनको एकदम सजावट के एकदम पूरे तैयार किए जा रहे हैं। जो जन्मभूमि के अंदर की जो तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। जो अयोध्या के जो मुख्य मार्ग हैं, जो अयोध्या के हाईवे हैं, उनको भी एकदम साफ सफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और पीएम बनने के बाद भी वो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। तो इसको लेकर के साधु संतों में, आम जनमानस में और प्रशासनिक में, सब में ये है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी आए तो अयोध्या भव्य और सुंदर दिखाई दे। जी ऋषि, भूमि पूजन की अगर हम बात करें तो भूमि पूजन को लेकर क्या क्या तैयारियां, कहा जा रहा है कि जो मिट्टी है वो अलग अलग जगहों से आ रही है, जल अलग अलग जगहों से आ रहा है, और क्या क्या खास होगा उसमें? जी, भूमि पूजन की बात करें तो भूमि पूजन से पहले गौरी गणेश की पूजा होगी, उसके बाद शेषनाग की पूजा होती है। शेषनाग की पूजा के बाद वहां पे एक उनका चांदी का शेषनाग के चांदी का वो रखा जाएगा और उसके बाद तमाम पवित्र स्थानों से मट्टियां लाई जाएंगी, पवित्र नदियों से जल लाए जाएंगे जो भूमि पूजन में सम्मिलित होंगे और काशी के विद्वान होंगे जो भूमि पूजन में उनका योगदान होगा। जी ऋषि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद और अयोध्या में राम मंदिर बनने के फैसले के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंच रहे, लिहाजा तैयारियां बहुत तेज कर दी गई कि प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनको खूबसूरत अयोध्या दिखाई दे। तो जहां राम मंदिर के पूजन की शुरुआत में कुछ दिन रह गए, 5 अगस्त की तारीख को फाइनल किया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी हरी झंडी है। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने इस तारीख के मुहूर्त पर ही यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि यह अशुभ है। हालांकि उनकी राय में अयोध्या के संत इत्तेफाक नहीं रखते, साथ ही उन पर सियासी बयानबाजी जैसे आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अयोध्या को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा खींचने के महज 4 दिन बाद देश के प्रसिद्ध द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नया बयान देकर तैयारियों को विवादों में घसीट लिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने असल में पूजन की तारीख के लिए चुने गए दिन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अपने सवालों के लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक भूमि पूजन के लिए तय की गई तारीख ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रस्ट की 18 जुलाई को हुई बैठक में पीएम मोदी को 2 तारीखों का सुझाव दिया गया था, जिसमें 3 और 5 तारीख दी गई थी।
इसके बाद पीएम मोदी के दफ्तर की तरफ से 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी आई थी। हालांकि शंकराचार्य की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद इसे लेकर संतों के बीच असहज माहौल हो गया है। तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप सुमुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल आप औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की माने तो चतुर्मास में भूमि पूजन के लिए जिस तारीख का ऐलान किए जाने की बात की गई है वो गलत है। ये तो अंग्रेजी की तारीख है 5 अगस्त। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ विवाह होता न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। वहीं शंकराचार्य के इस बयान पर संतों ने भी सवाल उठाया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का कहना है कि जिस महीने में भगवान राम के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो वो अशुभ कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए चूँकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। और साथ ही साथ ये चूँकि मंदिर का निर्माण करना है, मंदिर का निर्माण होने पर वह दिन और वह शुभ उसी दिन उसी समय उपस्थित हो जाती हैं जिस दिन मंदिर के निर्माण का शिलाधार रखा जाता है। कभी जो है कांग्रेस के वहीं अयोध्या छावनी के महंत परमहंस दास का कहना है कि शंकराचार्य का बयान सियासत से भरा है। वो सत्ता विरोधी पार्टियों के इशारे पर पूरे कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और वैसे भी कहा है जा सुनाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से सारे मंगल नष्ट हो जाते हैं। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है इस पर रोड़ा न अटकाएं और हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो इस पर आकर के वो सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। इसलिए यह जो है स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के इशारे पर एक तरह से जो है रामादल ट्रस्ट जो है अड़ंगा लगा रहा है, इसको नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। जय श्री राम। हिंदू जीवन पद्धति में शुभ और अशुभ का संयोग स्वीकार्य है, ये सच है, लेकिन सच ये भी है कि क्या यह संयोग सियासी है या वाकई शास्त्र सम्मत। इसका फैसला क्या संतों के संग्राम से भी तय हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि बकरीद भी यूपी की सियासत के लिए बड़ा मसला बनता जा रहा है और इसे लेकर मुस्लिम नेता बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, जिनमें बकरीद की नमाज अता करने की इजाजत देने जैसा मसला था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के दफ्तर से निकले आदेश ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्योहार अब घरों में ही मनाया जाएगा।
बकरीद को लेकर कई दिनों से माहौल बनाने की चल रही कोशिश में कई तरह के बयान आए, सियासत को गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के फरमान से साफ हो गया है कि इस मसले पर सियासत नहीं सलीका चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद अब जिलों के कप्तान पर व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा है। इसके लिए पुलिस अफसरों को कई कदम उठाने होंगे। डीजीपी दफ्तर की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सामूहिक नमाज रोकने और त्योहार घर पर मनाने के लिए धर्मगुरुओं से मदद मांगे। पुलिस गाड़ियों से मुनादी करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। LIU और दूसरी सूचना एजेंसियों को सक्रिय किया जाए। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मसले पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पैनी नजर रखी जाए। अफवाहों पर फौरन कार्रवाई करते हुए इन्हें खारिज कर कार्रवाई की जाए। इसमें सोशल मीडिया पर बारीक निगाह और धर्मगुरुओं की मदद का मसला बेहद अहम है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सही गलत समझाने का जिम्मा इन्हीं लोगों पर ज्यादा है। हालांकि सरकार समझा रही है, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा ये अलग बात है। बकरीद को लेकर आपने जो कुर्बानी के बारे में पूछा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरीके से इस वक्त पूरे देश में और प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सरकार का कहना इसलिए भी अहम है कि ये दौर कोरोना का है, जिसमें सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को कुछ और बताकर इसे सियासी और मजहब के फसाद में खींचना कितना जायज है, ये आपको तय करना है, क्योंकि सियासी नुमाइंदगी करने वाले तो बयान दे ही रहे हैं। कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से हमसे जो गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, पर सज़ा तो वही दे, वो तो देखता हर चीज़ को, वो हर चीज़ सज़ा दे सकता है, देता है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है हमारे पास। उनके इस बयान पर हंगामा छिड़ा है और भाजपा की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। ये पूछना चाहिए उस कौन रहमान है, उससे ये पूछना चाहिए कि आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। अभी आपने देखा होगा, चाहे वैष्णो धाम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सब धाम बंद है और वहाँ अगर कोई दर्शन करने भी जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो करा जाता है। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अनलॉक के बाद यह सच है कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने फैसले में बदलाव करते हुए धार्मिक संस्थानों को खोल दिया है। उसके बाद से बकरीद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। उससे कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली थी, जिसे लेकर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और सियासत की धार भी कुंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12 लाख तक पहुंच चुकी है और देश के हर राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश अब कोरोना की जांच के मामले में देश के कई बड़े राज्यों से आगे निकला है। हालांकि जैसे जैसे यूपी में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, उतनी ही तेजी से प्रदेश में कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना संक्रमितों के मामले भी रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं।
भारत में अब तक कोरोना के मामले 12 लाख का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि भारत कोरोना के मामले में दुनिया में पहले पायदान पर ना पहुंच जाए। लेकिन वायरस संक्रमण बढ़ने की बड़ी वजह देश में तेज होती कोरोना की जांच भी है और कोरोना जांच के मामले में उत्तर प्रदेश कई राज्यों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2 से 15 जुलाई के बीच जिन राज्यों में टेस्ट की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है उनमें तमिलनाडु पहले पायदान पर है। तमिलनाडु में 14 दिन में 5,01,055 कोरोना जांच हुई, जबकि दूसरे पायदान पर यूपी है, जहां 4,03,343 जांच हुई है। महाराष्ट्र में 3,89,889, आंध्र प्रदेश में 2,85,250, राजस्थान में 2,69,628, कर्नाटक में 2,48,399 और दिल्ली में 14 दिन में 1,63,906 मामले हैं। हालांकि प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना जांच के आंकड़ों में यूपी सबसे पीछे है। यूपी में प्रति 10 लाख की आबादी में सिर्फ 6,300 लोगों की कोरोना जांच हुई, जबकि दिल्ली में प्रति 10 लाख आबादी पर 41,000, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 25,000, राजस्थान में 15,600, कर्नाटक में 15,000 और महाराष्ट्र में 12,500 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। ऐसे में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले तक धीमी गति से चल रहा कोरोना के सैंपल टेस्टिंग का काम पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज हुआ है। एक तरफ अगर प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार कोरोना सैंपल की टेस्टिंग को बढ़ाती जा रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।